स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो है हम अपनी सेकंड बुक का 4th चैप्टर करने के लिए जा रहे हैं, पीजेंट, जमींदार एंड स्टेट। ठीक है, ये चैप्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को और बहुत ज्यादा वो सोचते हैं कि किस तरीके से इसको कंप्लीट करें। तो बहुत इजी वे में वन शॉट में मैं आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस यहाँ पर बने रहे। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हम यहाँ बात करें 16th और 17th सेंचुरी के दौरान, मतलब ये पीरियड है मुगल्स का। मुगल एम्पायर, यहाँ पे मुगल्स इंडिया पे रूल कर रहे थे। ठीक है, तो इस समय क्या था कि 85% जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती थी। तो इसमें क्या हमें पढ़ना है कि 16th सेंचुरी के दौरान और 17th सेंचुरी के दौरान जो मुगल रूल करते थे उस समय विलेज की क्या कंडीशन थी, जो विलेज लाइफ थी ना वो कैसी थी। विलेज लाइफ का मतलब यहाँ विलेजेस में कौन कौन रहा करते थे, तो हम पीजेंट्स की बात करेंगे। वही मोर नंबर में पीजेंट्स रहा करते थे, वही आर्टिशन हुआ करते थे, ट्राइबल पीपल, तो पीजेंट्स की बात करेंगे। वही विलेज सोसाइटी में हम जमींदार की बात करेंगे और उसी सोसाइटी हम स्टेट की बात करेंगे कि जो मुगल्स थे एक तरीके से वो यहाँ पर क्या किया करते थे, मतलब किस तरीके से वो चला रहे थे पूरी की पूरी सोसाइटी को। तो यहाँ स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जमींदार पीजेंट्स का क्या रिलेशन था, कैसे रहा करते थे और किस तरीके से यहाँ पर 16th-17th सेंचुरी में मुगल्स भी रूल किया करते थे। ठीक है, अब अगर मुझे इनके बारे में पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं यहाँ क्या पढ़ रही हूँ, एग्रियन सोसाइटी पढ़ रही हूँ। मतलब कि हमारा देश कृषि प्रधान था, क्योंकि 85% पॉपुलेशन अगर विलेजेस में रह रही है तो मतलब उस समय विलेजेस इंपॉर्टेंट थे। तो उस समय अगर मैं मुगल एम्पायर के दौरान विलेजेस को पढ़ रही हूँ तो वहां के सोर्सेस क्या है, मतलब अगर मैंने बोला कि वहां पर कोई भी चीज हो रही थी, ठीक है, मुगल्स एक तरीके का टैक्स लिया कर रहे थे, तो उसका सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंट तथ्य तो पता होना चाहिए ना। तो हमें कहां से पता चलता है कि ये सब सच है या नहीं, तो सोर्सेस है जानने के, और हमें ये पता चलता है कि अच्छा यहां से हमें पता चला कि मुगल्स ने ये किया हुआ था। तो पहला सोर्स क्या है आपका, पहला सोर्स है आपका क्रॉनिकल एंड डॉक्यूमेंट्स, कि मुगल कोर्ट में, मुगल दरबार में जो भी किताबें लिखी गई, क्योंकि मुगल्स को भी बड़ा शौक था अपने ऊपर लिखवाने का, वो बढ़िया अपने दरबार में जो है ऑफिसर अपॉइंट करके रखा करता था जो पूरी जीवनी लिखा करता था, जिसका क्रॉनिकल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है आपका, एन अकबर। ये पूरा चैप्टर जिस पर डिपेंड है वो इसी किताब पर डिपेंड है, इसी वॉल्यूम पे डिपेंड है। ये 5 बुक से मिली हुई किताब है एन अकबरी, इसी पे डिपेंडेंट है। और ये किसने लिखी हुई थी, ये क्रॉनिकल आपका लिखा हुआ है अबुल फजल ने। ठीक है, समझ में आया किसके दौरान भैया, अकबर के दौरान, कि भाई अकबर ने अपने बारे में और सारी उसका कैसा प्रशासन है सबके बारे में उसने लिखवाना चाहा। ठीक है, सेकंड चीज अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट रिकॉर्डेड, जो भी उस समय मुगल्स के दौरान लोगों ने भी कुछ ना कुछ लिखा होगा भैया, जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सारी चीजें। इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां है वो है डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड, मतलब उस समय कैसे, जो भी देखो अगर मुगल्स है वो कोई रेवेन्यू ले रहे हैं, मतलब वो टैक्स ले रहे हैं और उनको जो भी पैसा मिल रहा है उस वो रेवेन्यू मिल रहा है, वो रेवेन्यू का एक रिकॉर्ड बनाया करते थे। 17th-18th सेंचुरी में पूरा रिकॉर्ड था। तो वहां से पता चला अच्छा ऐसे ऐसे ये लोग रहे, मतलब विलेजेस में ये लोग रहते थे, ये रेवेन्यू देते थे, ये काम करते थे, इस पे फसल पे इतना टैक्स था, इतना टैक्स था। तो ये सारी चीजें पता चल रही है ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यहाँ से पूरा डिटेल्ड रेवेन्यू रिकॉर्ड मिला हुआ है। और साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी में, भैया इस समय तक तो क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य, तो इन्होंने भी एक्सटेंसिव रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए, क्योंकि उनको भी स्टडी करना था ना पूरा, तो उन्होंने बनाए। तो अब ये चैप्टर क्या है, पीजेंट, जमींदार और आपका स्टेट। तो सबसे पहले हम पीजेंट्स को ही देखेंगे, मतलब हम विलेज लाइफ में बिल्कुल छोटे लेवल पे चले जाएंगे कि विलेजेस में कौन रहता था। पीजेंट का मतलब हम विलेज लाइफ को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले। तो पीजेंट्स की हम बात करें तो पीजेंट्स जो है विलेज में सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी रह रही है वो पीजेंट्स की रह रही है। तो पीजेंट्स को अलग अलग नाम से डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि रैयत, हिरिया या मुजारियन। ठीक है, इसमें हम रियोट भी कहते हैं ना, रैयत कहा करते थे, रैयत हो गया, मुजारियन हो गया, किसान कहा करते थे, असामी कहा करते थे, ये था। ठीक है, 2 टर्म और बहुत फेमस थे, एक था आपका खुद कस्ता और एक था पाही कस्ता। ये क्या है आपका, ये है आपका पाही कस्ता। ठीक है, 2 टर्म। खुद कस्ता का मतलब एक पर्टिकुलर ये विलेज है, इस विलेज में जो लोग रह रहे हैं वो क्या है, वो खुद कस्ता है, मतलब उस विलेज के रहने वाले जिनके पास उनकी खुद की जमीन है। पाही कस्ता भाई दूसरे विलेज से, हो सकता है फेमाइन की वजह से, हो सकता है इकोनॉमिकली वो लोग बहुत ही गरीब हो सकता है उनको अपॉर्चुनिटी लगे, तो दूसरे विलेज से अगर इस विलेज में कोई भी व्यक्ति काम करने के लिए आया हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पाही कस्ता। तो खुद कस्ता मतलब खुद की जमीन पे खुद काम कर रहे एक विलेज में रहने वाले लोग। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें थी जिससे इन नामों से इनको बुलाया जाता था। अब सबसे पहली चीज, अब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पीजेंट, मतलब यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 16th और 17th सेंचुरी के दौरान जो मुगल्स थे वहां पर विलेजेस की क्या कंडीशन, तो विलेजेस की बात कर रही हूँ। तो अगर
अगर मैं विलेज की बात करूँ, अगर मैं किसी इंसान के बारे में जानना चाहती हूँ तो पहले मैं उसका नाम जानूंगी, मैं उसका काम जानूंगी, मैं सारी चीजें। तो अगर मैं विलेज लाइफ की बात करूँ, पीजेंट्स के अंदर मतलब क्या, मैं विलेज लाइफ की बात करूँ तो पहले मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को ही जान लेती हूँ कि वहां पर किस टाइप का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो किया जाता था, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे होता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां, क्योंकि एग्रीकल्चर सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, आपका विलेज है, ठीक है, बेसिक यूनिट विलेज ही है ना। वहां कौन रह रहे हैं, पीजेंट्स रह रहे हैं, जो बड़े सारे टास्क पूरे साल किया करते थे, ठीक है, सीजन्स के हिसाब से चीजें किया करते थे। जैसे कि ऐसा नहीं है कि वही पहला इंपॉर्टेंट टास्क तो ये होगा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के सबसे पहले तो वो प्रोड्यूस ही करेंगे, जैसे टिलिंग द सॉइल, सॉइल को क्या करना भैया, जोतना, फिर उसमें सीड डालना, फिर हार्वेस्ट करना जब वो पक जाए क्रॉप को उसको, ठीक है। इसके अलावा भी पूरी साल बहुत सारे काम ये किया करते थे, ठीक है, जिन सबको मिलाकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पर कहा गया है। जैसे कि एग्रो बेस्ड, जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल बेस्ड जितना भी आपके जो गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उनको प्रोड्यूस करना, जैसे शुगर बनाना, ऑयल बनाना, ये सारे काम भी किया करते थे। अब इसमें वही इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि कहाँ से पता चल रहा है ये सारी चीजें कि ये सब हुआ। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट सोर्स आपका क्रॉनिकल ही है, जैसे आपका एन.ए. अकबरी, ये एक क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स है जिससे पता चलता है कि अच्छा ये फसलें हुआ करती थी और इन पर टैक्स लगा करता था। आपका क्रॉनिकल्स हो गए, आपके जितने भी पीछे आपने सोर्सेस पढ़े वो सारे के सारे सोर्सेस में आ जाएंगे, जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गए डिटेल्ड, ठीक है, ये सब इसमें आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ठीक है, विलेज की बात कर रही हूं मैंने कहा 16-17 सेंचुरी के दौरान मुगल्स रूल करते थे, तो उसके दौरान क्या कंडीशन थी इंडिया की, तो 85% लोग क्या विलेजेस में रहते। उस विलेज में सबसे पहले हमने पीजेंट जमींदार एंड स्टेट की बात करें तो पीजेंट की बात करते हैं। तो पीजेंट की बात करें तो हमने उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखा, अच्छा कि एक गांव सबसे छोटी यूनिट है, उस गांव में क्या करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया करते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर में भैया ये फसलें उगाया करते थे। अब नेक्स्ट चीज इसमें ये आ गई कि प्रॉपर्टी एंड लैंड, क्या उनके पास उनकी खुद की कोई प्रॉपर्टी हुआ करती थी, क्या उनके पास उनकी खुद की जमीन भी हुआ करती थी। भाई जमीन के अलावा की जो उनके असेट है वो उनकी प्रॉपर्टी है। तो यस, हर एक किसान के पास मतलब ऑन एन एवरेज, जो नॉर्थ इंडिया मतलब इंडिया का क्या ऊपर वाला पार्ट, तो जो नॉर्थ इंडिया है वहां ऑन एन एवरेज हर किसान के पास एक पेयर तो हुआ ही करता था बुलक्स का, ठीक है, एक पेयर तो बुल्स का उनके पास हुआ ही करता था, दो हल उनके पास हुआ ही करते थे। ये ऑन एन एवरेज है, मतलब इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इतना तो हर विलेजर के पास हुआ ही करता था। इवन अगर एक पीजेंट्स, ठीक है, अगर गुजरात में कोई पीजेंट को रिच कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर 6 एकड़ ऑफ लैंड तो उसके पास है ही है। बंगाल में अगर किसी को रिच कहना है तो वो 5 एकड़ उसके पास जमीन ऑन एन एवरेज होनी चाहिए, ठीक है, बंगाल में ये हुआ करते अपर लिमिट के 5 एकड़ तो होती ही होती थी। और 10 एकड़ पे अगर किसी के पास 10 एकड़ है तो उसको रिच असामी कहा जाता था, रिच पीजेंट उसको, मतलब एक पीजेंट जो एक बड़ा किसान बन गया वो कहा जाता था उसको, ठीक है। सो कल्टीवेशन कैसे होता था, तो कल्टीवेशन इंडिविजुअल ओनरशिप, ऐसा नहीं है कि भैया सारी जमीन राजा की है, सबके पास इंडिविजुअल ओनरशिप हुआ करती थी, ठीक है। तो ये एक सिस्टम था कि भाई प्रॉपर्टी और जमीन उनके पास थी, भाई प्रॉपर्टी के नाम पे उनके पास पेयर ऑफ ब्लॉक हुआ करते थे, ठीक है, प्लोज हुआ करते थे, इवन लैंड तो उनके पास थी, ठीक है, और हर जगह का एक अपना हिसाब हुआ करता था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अगेन मैं बताऊँ, मैं यहाँ विलेजेस पढ़ रही हूँ और उस विलेजेस में मैंने पीजेंट्स को देखा, मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखा सबसे पहले कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या है। सेकंड चीज, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के पास मैंने देखा उनके पास कोई जमीन प्रॉपर्टी जायदाद है तो नहीं। तीसरी चीज, अब ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो वो कर रहे हैं, इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन भी तो चाहिए। तो क्या गांव में 60-70 सेंचुरी में वो इरिगेशन किया करते थे? तो यस बिल्कुल था, 2 तरीके से इरिगेशन किया करते थे। पहला है कि भाई मॉनसून, जैसे आज के किसान भी हमारे यहाँ आज भी जो है एक लार्ज नंबर ऑफ किसान मॉनसून पे ही डिपेंड होता है, भाई अच्छी बारिश होगी तो अच्छा ही खेती होगी। और सेकंड क्या है, क्या आर्टिफिशियल, आज तो भैया बहुत टेक्नोलॉजी है, क्या उस समय आर्टिफिशियल इरिगेशन हुआ करता था? तो जी हाँ हुआ करता था। न्यू कैनाल्स, नए नए कैनाल्स भी वहां बना करते थे जिनको नहर नाला कहा जाता है, और उसके समय पुराने भी बहुत सारे कैनाल वहां पे मिले हुए हैं, जैसे कि शाह नहर पंजाब में, ठीक है। और ऐसा नहीं आर्टिफिशियल बेचारे जो किसान है उन्हीं को बनाना पड़ता था इरिगेशन का पूरा, नहीं, स्टेट भी उनको क्या करता था, सपोर्ट किया करता था, ठीक है। तो इरिगेशन भी था, मतलब इरिगेशन दोनों टाइप से हुआ करता था, डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून पे भी डिपेंड थे वो पानी के लिए, और आर्टिफिशियल इरिगेशन भी वो किया करते थे। अब
व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से उस समय एग्रीकल्चर हमारा बढ़ रहा था। भाई 85% पॉपुलेशन हमारी रह रही है कहाँ पर, विलेजेस में रह रही। 16th-17th सेंचुरी में मुगल्स के दौरान भी इंडिया रिच तो था भाई, इंडिया रिच था, इसीलिए तो यूरोपियंस बाहर से आए। मतलब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, आपकी थर्ड बुक में यही तो पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी और सारे यूरोपियंस हमारे यहाँ पे आए, तो हम रिच थे इसीलिए तो आना हुआ, अदरवाइज क्या कोई ऐसे ही आ जाएगा, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या फैक्टर है जिसकी वजह से इतना ज्यादा कांस्टेंट एक्सपेंशन था एग्रीकल्चर का। तो पहला अबेंडेंस ऑफ लैंड, बड़ी सारी जमीन हुआ करती थी सबके पास। भैया 10 एकड़ जमीन से एक इंसान रिच असामी बन रहा है, तो भैया बढ़िया अबेंडेंस ऑफ लैंड सबके पास थी। लेबर भी था भैया, खुद कस्ता भी थे भाई, मतलब आपके विलेजेस में रहने वाले भी आपको लेबर मिल जाएगा, पाही कस्ता, बाहर से भी लेबर आपके पास अवेलेबल हो जाती थी। और इसीलिए भाई ये मोबिलिटी ऑफ लेबर के मतलब बाहर से पीजेंट आया जा करते थे, अपने जगह से बाहर चले जाया करते थे। तो एक तरीके से ये सारे फैक्टर्स थे जो एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा जो बना रहे थे, एक्सपैंड कर रहे थे, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे लेकिन एक चीज जो थी कि शुरुआत में सिर्फ वही फसलों को उगाया जाता था जो फीड करे पीपल को, जब लोगों के लिए। जैसे ब्रिटिशर्स आ गए तो ब्रिटिशर्स ने क्या शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स ने कमर्शियलाइज फार्मिंग शुरू कर दी। मतलब हमसे जबरदस्ती इंडिगो उगवा रहे हैं, हमसे जबरदस्ती जो है वो कोकेन की खेती करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं सारी, टोबैको उगवा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये कमर्शियलाइज है, ये आप खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करते हो, ये आप मार्केट के लिए इस्तेमाल करते हो। लेकिन हम जो उस समय एग्रीकल्चर किया था वो फीड पीपल, भाई अपने लोगों के लिए जितना हो जाए, इसलिए हम क्या उगाया करते थे, इसमें नोट करेंगे राइस, व्हीट, मिलेट, ये हमारी मोस्ट फार्म क्रॉप थी उस समय, ठीक है। अब जिन एरिया में 40 इंचेस से ज्यादा रेनफॉल हो रही है वो राइस प्रोड्यूसिंग जोन होते थे, बाकी जगहों पर व्हीट और मिलेट हुआ करती थी जहां प्रेसिपिटेशन कम है। तो हमने ये देखा कि भैया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो भाई लोगों के पास जमीनें भी है, लोगों के पास प्रॉपर्टी भी है। उसके बाद हमने देखा कि भैया हाँ इरिगेशन भी हम बढ़िया अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और हम कैसी क्रॉप उगा रहे हैं जो भाई लोगों को पाले, ठीक है। क्या हम टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया करते थे, तो यस हम टेक्नोलॉजी का, मतलब देखो लेबर तो अबेंडेंस ऑफ लेबर थी, तो भैया आपकी एक जमीन पर लेबर का इस्तेमाल तो हुआ करता था, लेकिन उसके साथ में हम टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते, मतलब उस जमाने में टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, उस जमाने में जो एडवांस चीज है भाई, उस जमाने में एडवांस चीज है कि किसानी जो है वो सिर्फ एक इंसान नहीं करेगा, हल जोतेगा, वो क्या करेगा, कैटल एनर्जी का इस्तेमाल करेगा, मतलब बुलक का इस्तेमाल करेगा, बुल का इस्तेमाल करेगा, वो ऑक्सन का इस्तेमाल करेगा। तो उस समय वुडन प्लो, जो देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा सिर्फ वुडन प्लो हुआ करता था, लेकिन उस पर अगर आयरन टिप भी लग गई है, मतलब आयरन लग गया है तो उससे और जल्दी मिट्टी खुद जाएगी ना, तो वुडन प्लो का इस्तेमाल करते थे आयरन टिप के साथ में। इवन ड्रिलिंग के लिए, मतलब उसको जोतने के लिए जो है जायंट ऑक्सिन का इस्तेमाल किया करते थे। तो ये बहुत कि भाई जिससे कि और वीडिंग, खरपतवार, देखो अगर एक हमने प्लांट उगाया है, अगर उसके बीच में क्या है बहुत सारे ऐसे अनवांटेड जो है प्लांट भी लग जाते हैं, तो उनको भी हटाने का काम किया करते, किससे, आयरन ब्लेड से और आपके हैंडल से किया करते थे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कितना बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है, देखो क्रॉप हमने देखी कि भाई राइस हम राइस उगा रहे हैं, वीट लगा रहे हैं, मिलेट उगा रहे हैं, लेकिन ये जो क्रॉप है एक पैटर्न हुआ करता था कि देखो बेसिकली गांव में मोर देन 2 क्रॉप से ज्यादा उगाया करते थे, लेकिन एक चीज नोट करने वाली है कि 2 क्रॉप से कभी कम तो कोई उगाएगा नहीं, और उसी को हम 2 फसल कहेंगे। भाई एक गरीब से गरीब होगा वो 2 फसल तो उगाएगा ही उगाएगा। तो वैसे 2 मेजर सीजन होते हैं, खरीफ होता है मतलब कि आपका बारिश वाला, वही ऑटम के समय वाला, और राबी होता है स्प्रिंग और विंटर्स वाला, ठीक है, जिसमें वीट होता है, इधर राइस होता है, आपका खरीफ में राइस होता है और राबी में क्या होता है, आपका वीट होता है, ठीक है। ये तो एक तरीके से अगर हम बात करें तो मिनिमम एक साल में 2 क्रॉप तो उगानी ही उगानी है, लेकिन उससे ज्यादा भी, और इसमें रेनफॉल और इरिगेशन तो भैया करते ही थे, लेकिन एन के अकॉर्डिंग, जो एन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए तो एन का इंपॉर्टेंस, और जहीं से हमें पता चलता है सभी चीजों के बारे में कि मुगल, जैसे आगरा में 39 वेराइटी ऑफ क्रॉप्स उगाई जाती थी, इवन दिल्ली में 43 2 सीजन्स में ही, और बंगाल में 50 वैरायटी, मतलब मिनिमम तो 2 उगाते थे, मैक्सिमम 50 तक ये पहुंच गए थे, इतनी क्रॉप्स ये उगाया करते थे 2 सीजन्स में ही, मतलब 2 सीजनल, पूरी 2 सीजन की साइकिल होती थी, मतलब 6-6 महीने का 2 सीजन, एक खारिफ और एक राबी, ठीक है। सो मुगल जो थे
ठीक है, सबसे पहले भैया पीपल को फीड करने के लिए भैया वही क्रॉप उगाएंगे जो क्या करे, लोगों को फीड करे। पीपल को फीड करने वाली क्रॉप यहाँ पे उगाई जाएगी। लेकिन जो मुगल्स थे ऐसा नहीं है, वो कैश क्रॉप के लिए भी क्या किया करते थे, एनकरेज किया करते थे, क्योंकि उससे मुगल्स को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा ना, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो कैश क्रॉप क्या है भाई, कॉटन हो गई। कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है, कैश क्रॉप वो क्रॉप होती है जो आपके खाने के इस्तेमाल के लिए नहीं होती, वो बेचने के पर्पज से होती है। कैश मिलेगा उससे आपको, ऑयल सीड हो गई, शुगर हो गई, ठीक है, शुगर केन हो गया, ये सारी की सारी। और इन क्रॉप्स को, कैश क्रॉप्स को उस समय क्या कहा जाता था, जिन्स ए कामिल। क्या कहा जाता था, जिन्स ए कामिल, ये उस समय कैश क्रॉप को कहा जाता था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 17वीं सेंचुरी के दौरान बहुत सारी नई क्रॉप भी आई, जैसे कि देखो वीट हो गई, राइस हो गई, ये तो हम क्या कर रहे थे, उगा ही रहे थे। लेकिन जब 17वीं सेंचुरी आए तो कई सारे लोग बाहर से भी, हमने देखा ना थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, कि ये एक ऐसा दौर था जब ट्रैवलर्स ने 7th 8th सेंचुरी से इंडिया में आना शुरू किया, क्योंकि दौर एकदम से चेंज हो गया। तो जब नए नए लोग आए तो वो नई नई क्रॉप्स भी लेके आए, जैसे मेज आया अफ्रीका और स्पेन से, देख रहे हो मेज हमारे यहाँ का नहीं है। और फिर ये वेस्टर्न इंडिया की, मतलब राजस्थान वगैरह वाले पार्ट की जो बन गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप बन गई, मतलब पाकिस्तान वगैरह ही सब उसी तरह पर था। इवन जो टोमेटो आप खाते हो, पोटैटो आप खाते हो, चिली आप खाते हो, ये भी हमारे यहाँ का नहीं है, ये भी हमारे यहाँ बाहर से ही आया। और फ्रूट, पाइनएप्पल और पपाया, ये भी हमारे यहाँ का बिल्कुल भी नहीं है। तो देख रहे हो कि किस हिसाब से चीजें हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम विलेज लाइफ की बात कर रहे हैं भैया, मैं पीजेंट्स की बात कर रही हूँ। पीजेंट्स में मैंने देखा पीजेंट कहाँ रहेंगे, विलेज में रहेंगे। तो हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखा, हमने इरिगेशन देखा, हमने देखा किस तरीके से हमने क्रॉप उगाई, कैसे मुगल स्टेट भी जो है वो कैश क्रॉप के लिए वो कर रही है। और उसके साथ में हमने ये देखा किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। अब हमें ये देखना है कि वही जो विलेज की मैं बात कर रही हूँ जिसमें पीजेंट रह रहे हैं, उसमें कौन सी कम्युनिटी कैसे रहा करती थी। तो बेसिकली एक विलेज में आपको 3 प्रकार की कम्युनिटी, 3 प्रकार के जो है वो लोग मिल जाते हैं। एक तो भैया आपके कल्टिवेटर्स ही होंगे, कल्टीवेटर भाई जो वहां रह रहे हैं। एक पंचायत, ठीक है, एक हो गई पंचायत। और तीसरी क्या हो गया भैया, आपका हेड, जिसको क्या कहेंगे भैया, मंडल कहेंगे या मुकद्दम कहेंगे, हेड होगा। तो 3 तरीके की। अब विलेज कम्युनिटी है, देखो भैया जब 4 लोग रहेंगे तो ये कम्युनिटी कोई होमोजीनियस तो नहीं होगी कि एक ही जैसे लोग रहेंगे, अलग अलग। तो ये भी पता चले ये जो कल्टीवेटर थे ये हेट्रोजीनस ग्रुप था, भाई अलग अलग कास्ट के लोग हैं। जब अलग अलग कास्ट के लोग होंगे तो उसके हिसाब से भाई इनइक्वालिटी और बहुत सारे सिस्टम क्रिएट होंगे, नहीं होंगे। तो विलेज कम्युनिटी भी उस समय हुआ करती थी। और बेसिकली कौन रहा करता था विलेजेस में, कल्टीवेटर्स, पंचायत और हेडमैन, जैसे मुकद्दम और मंडल हुआ करते थे। अब इसमें भी ये हेट्रोजीनस ग्रुप है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं। तो क्या हुआ करता था ना, इससे यही समझ में आता था कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, एग्रीकल्चर लेबर की, मजदूर, जो मजदूर थे ना उनकी सबसे ज्यादा इसमें पॉपुलेशन हुआ करती थी, ठीक है। और मतलब इसमें एक चीज आपको और देखने को मिलेगी कि एक तरीके से कास्ट एक हायरार्की बन गई थी, कि सबसे ऊपर जिन जो कम है नंबर में लेकिन उनके पास बहुत पैसा है और उनकी हाई कास्ट है, और सबसे ज्यादा आपको कौन मिलेंगे, मजदूर मिलेंगे जो लो कास्ट के हैं बेचारे और उनके पास कोई भी पैसा नहीं है। तो एक तरीके से ये सिस्टम देखने को मिला। जैसे, और ये सिर्फ हिंदुओं में नहीं, हिंदुओं में भी आपने देखो कास्ट सिस्टम तो आप पढ़ते हो, मुस्लिम्स में भी हलाल कोरन, ये कौन थे, ये वो लोग थे जिनको, जैसे चंडालास थे ना आपके, आपने फर्स्ट बुक पढ़ी और उसमें आपने चंडालास के बारे में पढ़ा कि चंडा मनुस्मृति में लिखा है ये वो लोग हैं जिनको विलेज के अंदर एंट्री नहीं होगी, जो विलेज के बाहर ही रहेंगे और इनकी शक्ल नहीं देखी जाएगी। वैसे ही मुस्लिम्स में भी, क्योंकि अब तो मुगल्स आ गए तो मुस्लिम भी हमारे यहाँ, मुस्लिम में भी चंडालास की तरह क्या कम्युनिटी थी, हलाल कोरन। और दूसरी क्या थी भैया, मल्ला जादा, सन ऑफ बोट, ठीक है। बिहार में जो लोग रहते थे सन ऑफ बोटमैन, के भैया जो बोट चलाएगा उसका अगर कोई बेटा है तो उसको मल्ला जादा कहा जाएगा, और वरना हलाल कोरन जो मीट वगैरह कट करेगा और इसको बाहर ही रखा जाएगा, ठीक है। विलेजेस में एक चीज जो बड़ी देखने वाली ये थी कि यहाँ पर कास्ट, पॉवर्टी और सोशल स्टेटस का एक तरीके से बहुत कोरिलेशन था, कि भाई अगर आपकी लो कास्ट है तो आपके पास क्या हो जाएगी भैया, बहुत ज्यादा पॉवर्टी में होगा वो इंसान और उसका स्टेटस भी लो होगा। हाई कास्ट है तो भैया वो क्या होगी, भैया उसके पास पॉवर्टी नहीं होगी और उसका स्टेटस भी हाई होगा। लेकिन इस ट्रेंड को भी थोड़ा चेंज होते हुए यहाँ पर देखा गया। जैसे मारवाड़ में राजपूत थे, ठीक है, राजपूत कौन थे भैया, पीजेंट थे। और सेम जाट, देखो जाट पहले जो थे ना वो हायरार्की में लोअर
कैटेगरी में आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या की, एक तरीके से प्रॉपर्टी एक्वायर करनी शुरू करी। प्रॉपर्टी एक्वायर करी तो पॉवर्टी घटी, स्टेटस बढ़ा तो ये ऊपर आ गए। तो मतलब कि एक तरीके से एक ये सिस्टम जरूर था कि कास्ट, पॉवर्टी और सोशल स्टेटस का बड़ा रोल था कि अगर आपका सोशल स्टेटस बहुत हाई है, आप कास्ट हायरार्की में ऊपर आ जाएंगे। सेम अगर हम बात करें गौरवास की, उत्तर प्रदेश में ये भी ऊपर 17वीं सेंचुरी में आ गए। जैसे आहिर हो गए, गुर्जर्स हो गए, मालीज हो गए, ये भी धीरे धीरे, क्योंकि इन्होंने कैटल रियरिंग शुरू कर दी थी, पशुपालन शुरू कर दिया, हॉर्टिकल्चर शुरू कर दिया, तो ये भी धीरे धीरे अमीर होने लगे और ये हायरार्की में, सोशल स्टेटस में ऊपर उठने लगे। फिर धीरे धीरे इनको हाई कास्ट में ही डाल दिया गया, क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी, पहले अमीर हुए फिर ये हाई कास्ट का पार्ट बन गए। ठीक है, ईस्टर्न रीजन में अगर हम बात करें तो जैसे पेस्टोरल और फिशिंग कास्ट थी, जैसे सदगोप थे या कावर्तास थे, इन्होंने भी अपना स्टेटस धीरे धीरे जो है जमीन जायदाद करके ऊपर बढ़ा लिया था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। नेक्स्ट हम बात करें कि अब मैंने विलेज कम्युनिटी की बात करी, तो विलेज कम्युनिटी में पहले कल्टीवेटर्स की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे पंचायत की, और किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे हेडमैन की, जिसको मंडल मुकद्दम कहा जाता है। तो एक तरीके से गांव है तो भैया सरकार तो होगी ही होगी, तो पंचायत हुआ करती थी, असेंबली ऑफ एल्डर्स। असेंबली ऑफ एल्डर्स का क्या मतलब है कि वो लोग बड़े बूढ़ों की पूरी एक असेंबली हुआ करती थी। अब इसमें कोई एक रूलर नहीं है विलेज में, इसीलिए इसको हमने क्या कहा, ओलिगार्की। क्या मोनार्की का मतलब क्या, एक रूलर, और ओलिगार्की का मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर साथ में मिलकर रूल किया करते थे, और इनका एक हेड होता था जिसको मंडल या मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, समटाइम ये हेड जो है वो जमींदार भी बन जाया करता था, अगर विलेज एल्डर्स की क्या है, मंजूरी है, तो वो बन जाया करता था। तो अगर हम बात करें एक विलेज में ये सारे जो भी हेड हुआ करते थे, इनका मेन क्या, पंचायत का मेन टास्क क्या था, जो पटवारी है, मतलब जो पूरा अकाउंट लेखा जोखा रखेगा, किसकी कितनी जमीन है, कितना पैसा है, उनके साथ मिलके काम करना। जैसे कास्ट बाउंड्रीज, अगर ठीक है एक कास्ट है और दूसरी कास्ट है, उनके बीच में एक रिस्पेक्ट बनाए रखना। ठीक है, सारे मैरिजेस में मंडल का रहना बहुत ही जरूरी हुआ करता था। अगर कोई डोनेशन दे रहा है, पंचायत को फंड देना, तो उस चीज को देखना, कहाँ विलेजेस में किस चीज के लिए कितना पैसा खर्च होगा वो भी देखना। इवन अगर कोई गांव में मिसकंडक्ट कर रहा है, सही हरकत नहीं कर रहा, तो उसको कम्युनिटी से निकालना, कहते हैं ना कम्युनिटी से छेक दिया, उसको कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया, तो कम्युनिटी निकाला। अगर किसी का एक बार कोई कम्युनिटी निकाला हो गया तो उसको भैया कोई कुछ भी नहीं देगा, गांव में उससे ढंग से बात भी नहीं की जाएगी। देखो पंचायत की एक और स्पेशलिटी थी उस समय 16-17 सेंचुरी में, एक और चीज थी उस समय, जाति पंचायत भी हुआ करती थी। ये क्या है भाई, एक पंचायत तो है जो पूरे विलेज की पंचायत है, पर इस विलेज में हेट्रोजीनियस लोग हैं, बड़ी सारी जातियां रहती हैं, तो सब कास्ट भी अपनी एक पंचायत बना लिया करते थे, जिसको हमें जाति पंचायत कहा गया। कि हर कास्ट, जैसे एक कास्ट है अगर उसमें भी 4 तरीके के लोग हैं, तो भाई वो अपनी 4 जाति पंचायत बना लिया करें। और ये जाति पंचायत बहुत पावरफुल होती थी। जितनी भी सिविल डिस्प्यूट है, भैया मारा मारी की बात है, मैरिज की बात है, या फिर अगर बात करो लैंड डिस्प्यूट हो गई, तो जितनी भी सिविल, मतलब जो क्रिमिनल डिस्प्यूट नहीं है, वो सब तो यहाँ देखी जाती है। राजस्थान की जाति पंचायती सब कुछ देखा करती थी। इवन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो स्टेट थी, मतलब मुगल्स भी थे, वो भी जाति पंचायत के डिसीजन माना करते थे, इतनी पावरफुल हुआ करती थी। बस क्रिमिनल मैटर में जाति पंचायत नहीं बोल सकती थी। ठीक है, चाहे वो कास्ट का मैटर हो, चाहे मैरिज का मैटर हो, चाहे कोई मैटर हो, जाति पंचायत यहाँ पर बात कर सकती थी। ठीक है, अब लाइफ ऑफ विलेज आर्टिशन की बात करते हैं। देखो हम अपने टॉपिक की कहां तक पहुंच गए, हम यहां पे पहुंच गए कि हमने सबसे पहले तो हमने किसकी बात करी, हम पीजेंट्स की बात कर रहे हैं। पीजेंट्स का मतलब क्या है कि भैया हम विलेज कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। फिर हमने विलेज में बात की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, हमने विलेज में बात की कि भैया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे कैसे, जब उनके पास इरिगेशन होगा, इरिगेशन भी है तो जब उनके पास लैंड और प्रॉपर्टी है, लैंड और प्रॉपर्टी है तो भैया वो विलेजेस में रह कौन रहा है, तो हमने विलेज कम्युनिटी की बात करी कि भैया ये कल्टीवेटर से मिलकर, पंचायत से मिलकर और मुकद्दम या मंडल जो हेड है उससे मिलकर बनी हुई है, कैसे चल रही है, तो हमने जाति पंचायत की भी बात करी। अब हम बात करेंगे कि भैया सिर्फ एक गांव में से पीजेंट थोड़ा, कल्टीवेटर थोड़ा रहते हैं, आर्टिशन भी तो रहते हैं। अब ये आर्टिशन है कौन, तो ये आपके कल्टीवेटर्स ही हैं जो पार्ट टाइम में क्या कर रहे हैं, आर्टिशन गिरी भी कर रहे हैं। तो 25% जो टोटल हाउस होल्ड थे वो आर्टिशन भी हुआ करते थे। भैया जितने भी 85% लोग रह रहे हैं इसमें से 25% आपके आर्टिशन थे। ठीक है, तो एक तरीके से अगर हम बात करें, ये कल्टीवेटर उनकी फैमिली होती थी जो धीरे धीरे से डाइंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, प्रिंटिंग हो गया, बेकिंग हो गया, पोएट्री फायरिंग हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट हो गया, ये सारे काम यहाँ पर किया करती थी। ठीक है, जैसे कि अब तो
आपके गांव में सिर्फ कल्टीवेटर्स नहीं रह रहे हैं, पॉटर्स भी हैं, ब्लैकस्मिथ भी रह रहे हैं, कारपेंटर भी रह रहे हैं, सब। और ये है तो कल्टीवेटर वाली फैमिली से, इसलिए हमने एक पार्ट में इसको डाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा करते थे। इवन जो जमींदार थे ना, वो तो इन लोगों को जैसे ब्लैकस्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गए, गोल्डस्मिथ हो गए, इनको पे भी किया करते थे रोजाना का पैसा, क्योंकि उनको ये बहुत ज्यादा भाते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने ये पूरा सिस्टम देखा कि भैया 16-17 सेंचुरी के दौरान किस तरीके से गांव में लोग रह रहे हैं, मतलब इनकी खुद की एक क्या है, इनका खुद का गवर्नमेंट है, इनके खुद के ऑक्यूपेशन है, इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन है, टैक्स सिस्टम चल रहा है। तो इन्होंने गांव को एक तरीके से लिटिल रिपब्लिक कह दिया। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब एक ऐसा देश जो बढ़िया, मतलब एक आजाद देश होता है, नॉर्मल भाषा में अगर मैं बात करूं, जिसके ऊपर कोई है नहीं, आजाद है वो। तो गांव को उन्होंने लिटिल रिपब्लिक कहा। तो 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने विलेजेस को लिटिल रिपब्लिक कहा। क्यों कहा? कि भैया इनके पास अपनी खुद के रिसोर्सेज और लेबर है, ठीक है, और आपको यहाँ पर बहुत सही मतलब एक सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। इंडिविजुअल ओनरशिप है सबके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें भी यहाँ पर इन्होंने बताई। वो दिक्कतें क्या भाई? कास्ट रिलेटेड दिक्कत हो गई, या दूसरी दिक्कत बताई जेंडर रिलेटेड दिक्कत, तो बहुत सारी दिक्कतें भी यहाँ पर बताई गई, ठीक है। लेकिन और ये भी इन्होंने बताया कि ये जो गांव है भैया, देखो आपको क्रॉनिकल में भले ही राजा ने भले ही सारी प्यारी प्यारी चीजें लिखवाई हो, बाहर का लिखेगा तो थोड़ा लिखेगा, तो ये भी बताया कि कैसे सिर्फ हैंडफुल ऑफ पावरफुल लोग, मतलब चुनिंदा कुछ लोगों के पास सारी पावर है और एक बड़ा सेक्शन बिल्कुल वीक और पुअर है। तो जिसके पास ज्यादा पावर है वही वो क्या करता है यहाँ पर, वही एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा देख लिया पीजेंट सोसाइटी कि किस तरीके से 16-17 सेंचुरी के समय पे, मुगल्स के समय पे विलेज सोसाइटी थी, कौन रहा करता था, कितनी किसके पास प्रॉपर्टी थी। अब इसी दौरान सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया अगर हमने विलेज सोसाइटी की बात करी है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट वुमेन्स भी तो है। विमेन का क्या रोल था उस समय, विमेन कैसी थी? तो अगर हम मुगल पीरियड के समय की बात करें तो ऐसा नहीं है। फील्ड पर जो आपके खेत हैं उस पे मेल और फीमेल बराबर लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मेल का वर्क है टिलिंग और प्लोइंग, मतलब कि देखो इसमें फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा लगता है भैया, बहुत हार्ड है कि आपको हल से जोतना है पूरा का पूरा, तो वो मेल करेगा। फीमेल का भाई सोइंग के सीड सो कर देना, थ्रेशिंग कर देना, ठीक है, विनोइंग कर देना, ये सारा क्या है? फीमेल का काम था, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमन होती थी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीज थी कि भैया मेंस्ट्रुएटिंग वुमन, अगर किसी वुमन के पीरियड आए हैं तो उसको पॉटर्स व्हील टच नहीं करने दिया जा सकता था वेस्टर्न इंडिया में। ऐसे ही अगर हम बंगाल की बात करें कि अगर जहां पे पान फील्ड है तो पान उगराया जाए, पान की खेती हो रही है, वहां पे मेंस्ट्रुएटिंग वुमन को एंटर नहीं किया जाएगा। तो हर जगह के अपनी कुछ ना कुछ क्या थे, वुमेन के लिए रेस्ट्रिक्शन थे। लेकिन अगर वुमेन की बात करें, जितना भी आर्टिसनल वर्क हुआ करता था, चाहे स्पिनिंग यार्न हो, चाहे शिफ्टिंग हो, चाहे निडिंग क्ले, मतलब एक क्ले पोएट्री से पूरा पूरा बना एम्ब्रॉयडरी हो, ये सारे में फीमेल लेबर पे ही सब लोग डिपेंडेंट थे। तो फीमेल लेबर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, ठीक है। कमर्शियलाइज प्रोडक्ट, जिस भी प्रोडक्ट को बेचना है वहां पे फीमेल लेबर की बहुत ज्यादा डिमांड थी। लेकिन जो फीमेल्स थी बेचारी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल में उनको रखा जाता था। जो मेल मेंबर थे उनकी फैमिली के, वो उनको बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में तब भी रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी थी जो पुराने 600 सी के समय नहीं थी, कि उस समय वुमेन अपनी पापा की प्रॉपर्टी नहीं लिया करती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा था कि वुमेन भी इनहेरिट कर सकती थी प्रॉपर्टी, उसके नाम पर भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी। जैसे पंजाब में तो ये देखा गया कि जो विडोज थी उनके पास भी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, वो भी सेलर थी भाई, वो भी सेल कर सकती थी। हिंदू या मुस्लिम वुमेन सबके पास जमींदारी तक हुआ करती थी उनके पास, अगर उन्हें तो वो सेल भी कर सकती थी, मॉर्गेज मतलब कि आपका गिरवी भी चढ़ा सकती थी, ठीक है। तो वुमेन जो थी 18th सेंचुरी में अगर बात करें तो बहुत सारी बंगाल में जमींदार वुमेन का जिक्र है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वुमेन के साथ गलत चीजें थी, लेकिन वुमेन स्ट्रॉन्ग फिगर तो थी। 600 बीसी की तरह नहीं कि वही वो बिल्कुल डिपेंडेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनके पास थी, जैसे अगर हम बात करें सबसे बड़ा एग्जाम्पल 18th सेंचुरी में जो वुमेन का है, राजशाही, ठीक है। एक तरीके से जो एक वुमन थी जिनके पास जो है बहुत ज्यादा लेवल पे क्या थी, जमींदारी थी, ठीक है। अगर हम मैरिज की बात करें तो ब्राइड प्राइस, ये एक अच्छी चीज है भाई। इस समय क्या होता था, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे आज की डेट में भी क्या होता है कि भैया मेल को, अगर फीमेल जहां पे जा रही है तो मेल को ही डाउरी देनी है, ठीक है, मेल को ही तो देना सारी चीजें। लेकिन नहीं, अगर वुमेन जा रही है तो डाउरी नहीं इस समय हुआ करती थी, ब्राइड प्राइस हुआ करती थी। मतलब कि जो वुमेन के मम्मी पापा है उनको देना पड़ता था मेल को पैसा, ठीक है, ब्राइड प्राइस। और एक जो बहुत अच्छी चीज थी इस समय की, रिमैरिज हो सकती
सकती थी, जैसे विडो रिमैरिज या फिर डाइवोर्स वुमेन की रिमैरिज हो सकती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन तब भी जितने भी सोशल नॉर्म थे, मेल ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। वुमन बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में बेचारी रहा करती थी। अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है या कोई भी दिक्कत, तो बहुत ड्रैकोनियन, बहुत खतरनाक सजा मिला करती थी। और इस समय हाई मोर्टेलिटी रेट था। मोर्टेलिटी रेट मतलब बहुत बड़े नंबर पे वुमन मरा करती थी, इसलिए वुमन का नंबर भी उस समय बहुत कम हो गया था। शॉर्टेज ऑफ वाइफ्स हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैल न्यूट्रिशन भैया उतना अच्छा खाने को नहीं है, प्रेगनेंसी बहुत जल्दी जल्दी हुआ करती थी, और डेथ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, भाई चाइल्ड बर्थ के थ्रू क्योंकि हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है तो डेथ हुआ करती थी। जैसे और जो वुमेन है उनको बहुत ज़्यादा मेल जो है वो परेशान किया करते थे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से बहुत सारी रिपोर्ट जो है पंचायत पे दर्ज के डॉक्यूमेंट देखे गए हैं कि कितनी सारी रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज की गई है वुमेन ने, ठीक है। तो अगर मैं विलेजेस की बात करूँ तो यहाँ मुगल एग्रियन सोसाइटी की बात करूँ तो सिर्फ विलेज तो नहीं हुआ करते होंगे, फॉरेस्ट सोसाइटी भी तो होगी, ट्राइब्स भी तो रहा करती होंगी। तो अगर हम बात करें कि मुगल एम्पायर में अगर 60% गांव का क्षेत्र था तो 40% फॉरेस्ट भी थे, ठीक है। फॉरेस्ट, तो हम फॉरेस्ट लाइफ को कैसे ना पढ़े, तो हम पीजेंट्स को पढ़ रहे हैं, मतलब कि एक तरीके विलेज लाइफ को पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ में हमें फॉरेस्ट लाइफ भी पढ़नी पड़ेगी। भाई और भी क्या था, तो 40% मुगल एम्पायर में फॉरेस्ट थे, जहां फॉरेस्ट ड्वेलर रहा करते थे, जिनको जंगली कहा जाता था। जंगली का मतलब ये नहीं है कि वो अनसिविलाइज्ड है, जंगली का मतलब है जंगल में रहने वाला लोग। तो बीइंग जंगली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर सिविलाइजेशन बिल्कुल ना हो, वो अच्छे से रहेगा, बस उसका मतलब क्या है कि वो वहां पर रह रहा है। तो टर्म क्या डिस्क्राइब कर रहा है, उनका लाइवलीहुड, उनका काम क्या है, फूड को गैदर करना, हंटिंग करना, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना, ये उनका काम है, ठीक है। तो बेसिकली जो फॉरेस्ट में रहने वाला है, फॉरेस्ट ड्वेलर है, उसको जंगली यहाँ पर कहा जाता था, ठीक है। सो यहाँ पर अगर बात करें एक डिस्टिंक्ट फीचर जो था इनका, कि डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द ट्राइब इनहैबिटिंग दिस फॉरेस्ट, जो इन फॉरेस्ट में ट्राइब रहती थी, उनका एक काम था सीक्वेंस, प्रिज्यूम एंड परपेचुएटेड मोबिलिटी। मतलब वो एक जगह नहीं रहा करते थे, वो मोबाइल थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि जैसे एक भील ट्राइब का एग्जाम्पल, ये आप कोट कर सकते हो अपने पेपर में, कि भील ट्राइब स्प्रिंग में क्या करती थी, वो फॉरेस्ट कलेक्ट किया करती थी, ठीक है। जो भी गुड्स है भाई, जो भी लकड़ी कलेक्ट कर रही है, कुछ भी कलेक्ट कर रही है, समर्स में वो फिशिंग किया करते थे, मॉनसून में कल्टीवेशन किया करते थे, ऑटम और विंटर में हंटिंग किया करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक ही काम नहीं किया करते थे। जब वो एक ही काम नहीं करते तो वो एक जगह नहीं रहा करते थे। तो परपेचुएटेड मोबिलिटी का यहाँ पर क्या था, कॉन्सेप्ट था। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो फॉरेस्ट वाले लोगों को जो स्टेट थी, मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट, इनको पसंद नहीं करती थी, इनको ट्रबल मेकर कहा जाता था, ठीक है। इवन बाबर ने तो कह ही दिया था कि ये लोग जो हैं वो बहुत स्टबर्न हैं और ऐसे लोग जो टैक्स नहीं देते। इवन ब्रिटिशर्स को भी जंगली लोगों से दिक्कत थी, क्योंकि भैया ये एक जगह नहीं रहते, इसलिए टैक्स भी नहीं दिया करते थे। तो बाबर को भी, इवन स्टेट को इनसे बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। मतलब पीजेंट्स तो क्या है, सेटल्ड लोग हैं ना, तो वो तो टैक्स देंगे ही देंगे, ये टैक्स नहीं दिया करते थे, तो इनसे बड़ी ज्यादा दिक्कत हुआ करती थी, ठीक है। तो क्या फॉरेस्ट में ट्राइबल पीपल ही रहा करते थे? नहीं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी धीरे धीरे फॉरेस्ट में घुसने लगती थी उस समय। जैसे अगर हम बात करें तो स्टेट को, क्योंकि उस समय लगातार लड़ाइयां होती थी, तो आर्मी में एलिफेंट्स की जरूरत होती थी। तो क्या करते थे वो फॉरेस्ट से, भैया वो लोग अगर टैक्स नहीं दे रहे तो उनसे क्या मांगा करते थे, पेशकश। पेशकश का मतलब क्या होता है कि आपको मुगल स्टेट को, गवर्नमेंट को क्या देना, ट्रिब्यूट देना। ट्रिब्यूट में क्या देना, एलिफेंट की सप्लाई करो, ठीक है। इवन राजा भी फॉरेस्ट में जाके हंटिंग किया करते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा एम्पायर, और धीरे धीरे जो है वो यहाँ के लोग जो हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर होने लगी बिकॉज ऑफ दीज पीपल। क्यों होने लगी भैया बहुत सारी दिक्कतें? इसीलिए होने लगी क्योंकि ये सारे लोग बेचारे अपनी जगहों से, इनको जो है वो बाहर जाना पड़ता था, ठीक है, अपनी जगहों को छोड़ना पड़ता था। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन इनका क्या हो रहा था। अब क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने फॉरेस्ट के, मतलब 16th और 17th सेंचुरी में फॉरेस्ट पीपल की लाइफ को बिल्कुल बदल के रख दिया? पहला फैक्टर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला फैक्टर है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कि भैया एग्रीकल्चर बहुत बड़े लेवल पे होता था। तो एग्रीकल्चर अगर बड़े लेवल पे हो रहा है, और वो भी कौन सा, कमर्शियल एग्रीकल्चर, कि मतलब धीरे धीरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस या कोई भी चीज है, कैश क्रॉप्स की मांग बढ़ने लगी, जिन्हें काबिल की। इससे क्या होगा, इससे मनी होगी ना अर्न, और अगर मनी अर्न करेंगे तभी तो होगा भैया। मनी अर्न करने से क्या होगा, आपका मनी अर्न की जाएगी तभी तो एक्सपेंशन
होगा, तो मुगल्स को भी लालच आ गया, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर होने लगा, तो जो फॉरेस्ट जमीन है उसको काटने जाने लगा। तो जितनी फॉरेस्ट जमीन कटती चली गई उतना ज्यादा इनकी लाइफ बर्बाद होती चली गई। सेकंड चीज क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि भैया जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं जैसे हनी हो गया, बी वैक्स हो गया, गम हो गया, इनकी मार्केट में डिमांड बहुत बढ़ गई। तो भैया यहाँ पर मुगल्स ने क्या कर दिया, ये सब चीजों के लिए एक्सपोर्ट करवाना शुरू कर दिया। जब एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ यहाँ से तो इनकी लाइफ तो बर्बाद हो गई ना, क्योंकि लोग यहाँ पे आके भैया हनी ले रहे हैं, बी वैक्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तीसरा था एलिफेंट्स की भैया बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, तो इनको वहां से कैप्चर किया करते थे, सोल्ड किया करते थे। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर नेगेटिवली इनकी लाइफ को चेंज किया। कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी थे, जैसे कुछ ट्राइबल कम्युनिटी थी लोहानीज पंजाब में, उन्होंने धीरे धीरे ट्रेड पर, ये जो ट्रेड था इस पे कब्जा करना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा अमीर बनते चले गए। ठीक है, इंडिया अफगानिस्तान में उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जितने भी लोग थे वो बिग मैन बन गए, मतलब धीरे धीरे ये जो कैप्टन्स थे, जितने भी चीफ्टेंस थे, ये क्या बन गए, ये जमींदार बन गए और कुछ तो किंग बन गए। ठीक है, एक नया कल्चर आ गया। अगर हम बात करें असम में अहोम एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, जो अहोम किंग्स बहुत फेमस है, ये धीरे धीरे बन गए। मतलब ट्राइबल लोगों के पास 6000 सिंध में कावलरी मतलब घुड़सवार हुआ करते थे और 7000 उनके पास इन्फेंट्री हुआ करती थी। इतना ज्यादा इनकी लाइफ में जो है वो चेंज आ गए। तो अभी तक हमने चैप्टर में 16-17 सेंचुरी में हमने पीजेंट्स पढ़े। नेक्स्ट हमें पढ़ना है जमींदार, कि भैया जमींदार की क्या लाइफ थी, जमींदार कैसे रहा करते थे। तो जमींदार कौन थे, जमींदार थे आपके लैंडेड प्रोप्रिएटर। आई होप कि आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आ रहा हो। मैंने हर चीज बहुत प्रिसाइज वे में करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहाँ पर ना हो। ठीक है, तो चलिए, जमींदार, जमींदार कौन थे, आपके लैंडेड प्रोप्राइटर थे। इसका मतलब क्या है, ये वो लोग थे जिनके पास सोसाइटी में, मतलब रूरल सोसाइटी, गांव में पूरे तरीके से, गांव कस्बे में इनका एक अच्छी पोजीशन थी। मतलब सोशली भी इनकी कास्ट बहुत हाई थी और इकोनॉमिकली भी ये लोग बहुत प्रिविलेज थे, मतलब इनका बहुत सुपीरियर स्टेटस था। ठीक है, तो एक तरीके से बात करें कि क्यों ये इतने ज्यादा सुपीरियर हुआ करते, जमींदार के पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे, तो इसके दो फैक्टर्स है। पहला तो इनकी कास्ट, क्योंकि देखो उस समय या आज का भी समय ले लो, कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा चलता है, तो भैया जितनी ऊंची कास्ट उतना ज्यादा स्टेटस आपका हाई। और दूसरा ये है कि ये खिदमत, मतलब बहुत चापलूसी किया करते थे गवर्नमेंट की, तो भैया बढ़िया इनको प्रॉपर्टी मिल जाया करती थी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और, कि जो जमींदार की खुद की प्रॉपर्टी होती थी उसको क्या कहते थे, मिल्कियत कहा करते थे। ठीक है, तो जो पर्सनल प्रॉपर्टी, और पर्सनल प्रॉपर्टी पे भैया वो कुछ भी करवाए, ठीक है, वो उसको मॉर्गेज भी कर सकता था, सेल भी कर सकता था। देखो जिस प्रॉपर्टी को मुगल एम्पायर ने उसको देख रेख करने के लिए दिया वो उसकी जमींदारी है, लेकिन उसके पास उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी हुआ करती थी जिसके लिए वो सेल कर सकता था। भैया अब जमींदारी को सेल नहीं कर सकता, क्योंकि मुगल्स उनको ये राइट नहीं देते, वो मुगल्स ही कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता था, ठीक है, कोई भी कर सकता, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो थी आपकी मिल्कियत। ठीक है, आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया हो। अब जमींदार के इतना पावरफुल कैसे था, क्या क्या सोर्सेस थे उसकी पावर के, तो पहला तो वो क्योंकि उसके पास जमींदारी हुआ करती थी। भैया मुगल्स की ये प्रॉपर्टी है, तो इतनी प्रॉपर्टी का पूरा टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, जमींदार करेगा। इसीलिए उसके बाद अपनी खुद की मिलिट्री रिसोर्स हुआ करती थी, खुद के फोर्ट हुआ करते थे, किला छस जिसको कहा करते, खुद की कावलरी घुड़सवार, खुद की गन बंदूकें हथियार और खुद की इन्फेंट्री उसके पास हुआ करती थी। ठीक है, और धीरे धीरे ये क्या बन गया, लीनियज बेस बन गया, मतलब मेरा बेटा फिर मेरे बेटे का मेरा बेटा जमींदार बनेगा। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते चले गए। कोई भी अगर पर्टिकुलर एरिया में वीक किंग है उसको हटा के इन्होंने वहां पे राजा बन गए, एक तरीके से अपने अंदर कर ली सारी की सारी जमीनें वगैरह, लैंड वगैरह। तो इस तरीके से बहुत पावरफुल बनते चले गए। जैसे अगर हम बात करें राजपूत और जाट, इन्होंने यही धीरे धीरे कंसोलिडेट, नॉर्दर्न इंडिया में इन्होंने प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी कंसोलिडेट करते चले गए और बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए। जैसे पीजेंट पेस्टलिस्ट सदगोप की बात करें तो इन्होंने भी वेस्टर्न बंगाल में यही सब किया, मतलब धीरे धीरे जमींदारी को हड़पना शुरू कर दिया। तो जमींदार अगर हम बात करें तो बहुत ही, अगर हम इनके पास बहुत सारी जमीन हुआ करती थी और ये बहुत पावरफुल हुआ करते थे। एक तरीके से ये कैश लोन वगैरह भी दिया करते थे, क्योंकि ठीक है, अब क्योंकि पीजेंट जमींदार, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, स्टेट की। स्टेट का मतलब मुगल्स। तो देखो जो मुगल रूल किया करते थे, इनके रूल करने का सबसे बड़ा जो चीज थी वो थी इनके पास लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, इनका टैक्स कलेक्ट करने का, भाई टैक्स ही इनका रेवेन्यू है, पैसा है जनरेट करने का। तो इनका जो पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो
जो इनका बहुत तगड़ा था, जिस हिसाब से ये क्या करते थे, इनकी इकोनॉमी का मतलब इनकी पूरी इकोनॉमी उसी पे डिपेंड करती थी, जो भी वो पैसा लिया करते, और इसको वो बहुत अच्छे से बहुत ढंग से चलाया करते थे। मतलब पूरा ऑफिस दफ्तर हुआ करते थे दीवान के, जो ये पूरा फिस्कल सिस्टम, मनी का सिस्टम जो है एम्पायर का चलाएंगे, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स, रिकॉर्ड कीपर तक हुआ करते थे, जो हर चीज को रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कितनी एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी जमीन है, इससे कितना पैसा आ सकता है और कितना पैसा आ रहा है, तो जितना पैसा, तो इसलिए इनकी एक स्ट्रैटेजी थी, लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट था कि एक असेसमेंट, पहले असेसमेंट करेंगे कि भैया इस एरिया से मुझे 10,000 रुपए आ सकता है, ये मेरा असेसमेंट है, और एक्चुअल कितना आएगा तो वो है 5,000 आया, ठीक है। तो जो जितना असेस किया उसको ये कहेंगे जमा, और जितना इनको मिला वो क्या है, इनका हासिल, ठीक है। तो बेसिकली जो मुगल थे वो अपना पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाया करते थे, जिससे उनको पूरा पैसा है, बढ़िया रिकॉर्ड कीपर ऑफिशियल्स रखा करते थे, जिनका पूरा अरेंजमेंट कैसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो, तो उनका एक अरेंजमेंट था, एक स्ट्रैटेजी थी, 2 स्टेप, पहले असेस करना और फिर एक्चुअल कलेक्शन करना। असेस मतलब जमा और कलेक्शन मतलब हासिल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया। और इसके लिए जो रेवेन्यू कलेक्टर थे उनका नाम क्या, आमिल गुजार क्या करते थे, वो पूरी की पूरी कलेक्ट किया करते थे। और ये सब आपको कहां से पता चलता है, ए अकबरी से। इवन 1665 में औरंगजेब ने भी पूरा एनुअल रिकॉर्ड प्रिपेयर करने को कह दिया था अपने लोगों से, ठीक है, ये भी हमें पता चलता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसी समय जब ब्रिटिशर्स भी आ रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने भी ये सब चीज़ों को क्या किया, रिकॉर्ड किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये वो समय है जब सिल्वर का फ्लो बहुत ज़्यादा था और हमारी इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट, मतलब हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़ती चली गई। देखो अगर मैं बात करूँ तो उस समय जैसे इंडिया में, एशिया में, इंडिया में मुगल्स थे, ठीक है, वैसे ही आपके चाइना में मिंग, साफिद ईरान में, ऑटोमन टर्की में, तो एशिया में ये कुछ पावरफुल रूलर थे जिन्होंने धीरे धीरे पावर्स को अपना बढ़ाया, धीरे धीरे ट्रेड बढ़ाया। और इसी के साथ में क्या हुआ कि हमने देखा वोगियाज ऑफ डिस्कवरी, धीरे धीरे अब जो लोग थे वो अपनी नावों को लेकर, अपने शिप्स को लेकर धीरे एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करना उन्होंने शुरू किया, समुद्र में डिस्कवरी करनी शुरू करी। जैसे भैया आपका वास्को द गामा इंडिया आए, वो पोर्तुगीज थे, पहले पोर्तुगीज जो इंडिया आए। तो इस तरीके से सबने देखा कि एशिया में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, जिसमें इंडिया में तो बहुत ज्यादा, तो यूरोपियंस को अट्रैक्ट इंडिया किया, तो इंडिया का ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया। तभी तो आपके मुगल्स ने बोला कैश क्रॉप उगाने के लिए, तो ये ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो लोगों ने इंडिया से बहुत कुछ खरीदना शुरू किया। तो जब इंडिया से लोग खरीदेंगे तो सिल्वर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा आने लगा। हमारे यहाँ सिल्वर की कोई ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सिल्वर बहुत ज्यादा आने लगा, जिससे कि मुगल एम्पायर में स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। भाई हम सिल्वर करेंसी का इस्तेमाल, क्योंकि सिल्वर करेंसी हमारे यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। तो बहुत सारे अगर हम बात करें इन सब चीजों से पता चल रहा है कि 16-17 सेंचुरी के दौरान किस तरीके से पीजेंट्स की लाइन थी, किस तरीके से स्टेट मतलब मुगल्स यहाँ पर रूल किया करते थे। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा हो सारी चीजें। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है कि 16-17 सेंचुरी के दौरान ये पूरी कंडीशन थी। विलेजेस पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज्यादा थी, फॉरेस्ट भी पीपल थे, इवन मुगल्स कैसे रूल किया करते थे। अब इन सब का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है आपका ANA अकबरी, ठीक है। ये क्या है, ये तरीके अकबर के दरबार में अबुल फजल थे जिन्होंने इन्होंने ये लिखवाई थी अकबर ने। ये 1598 में कंप्लीट हुई। ये पूरी 5 बुक का पूरा समूह है, जिसमें से आपकी फर्स्ट बुक है जिसको मंजिल आबादी कहा जाता है, जो आपके हाउस होल्ड और मेंटेनेंस के बारे में है। सेकेंड बुक है सिपा आबादी, जो मिलिट्री और सिविल सिविलाइजेशन के बारे में है, आपके उस समय मतलब कैसे सर्वेंट सिस्टम था, ये सब मुगल्स के दौरान। थर्ड बुक है मुल्क आबादी, जिसमें पूरा फिस्कल सिस्टम की, भाई रेवेन्यू सिस्टम पूरा बताया गया किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। और जो लास्ट की 2 बुक है उसमें रिलीजन, लिटरेरी और कल्चर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा बताया करते थे। और इन सब में यही लिखा था अकबर ने जो भी कहा वही सर्वोपरि, तो उसके ऑस्पिशियस सेइंग भी उसमें लिखी हुई थी। और ये 5 बुक मिला के ANA अकबरी थी। अब ऐसा नहीं है कि ANA अकबरी की लिमिटेशन नहीं थी, बहुत सारा लिमिटेशंस भी थी कि भैया उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी ना मुगल एम्पायर के बारे में, कोई गलत तो अंटसंट तो लिखी नहीं देगा, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हुई थी। लेकिन वही है कि उस समय को जानने के लिए वही एक इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ठीक है। इसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, सोर्सेज, रेवेन्यू, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो चैप्टर, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।